कहानी शुरू होती है एक लड़के जैक से, जो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलने को लेकर बेहद एक्साइटेड होता है। तभी लड़की उसे मैसेज करके बताती है कि वो सामने वाले कैफे से उसे देख रही है। जैक तुरंत समझ जाता है कि कैफे बस सड़क के उस पार है, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी लड़की अचानक उसे रुकने और 3 बार गोल गोल घूमने के लिए कहती है। जैक बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता है, लेकिन अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे जोरदार टक्कर मार देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जैक उस हादसे में बच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, आसमान से एक विशाल मीटियोर आकर सीधे उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब जैक दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कैजुअली बताता है कि ये जगह जैक के लिए नई नहीं है, क्योंकि वो यहाँ दूसरी बार आया है। इससे पहले कि जैक उससे कुछ पूछ पाता, वो आदमी जेट पैक पहनकर उड़ जाता है। कंफ्यूज्ड जैक तभी पास में एक बड़ा सा ट्यूब देखता है और सोचने लगता है कि ये आखिर कहाँ जाता होगा। तभी अचानक उसके पीछे भी एक जेट पैक आ जाता है जो उसे जबरदस्ती उस ट्यूब के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ पहुंचकर जैक देखता है कि उस आदमी की ऑक्शन लगाई जा रही है, जहां अलग अलग प्लैनेट्स के लोग उसे खरीद कर रीइंकार्नेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस आदमी पर बोली नहीं लगाता, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था। आखिर में एक अजीब सा क्रीचर उसे खरीद लेता है और अगले ही पल वो आदमी एक छोटे से बैक्टीरिया में बदल जाता है। इसके बाद जैक को भी स्टेज पर भेजा जाता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि वो अर्थ का इंसान है, हर कोई उसे अपने प्लैनेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जैक के पास एक इरेगुलर सोल है। यही वजह होती है कि आखिर में कोई भी उसे नहीं चुनता। फिर जैक को एक विशाल गच्छा मशीन के पास भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है। वो लड़की बताती है कि यही मशीन उसके फ्यूचर का फैसला करेगी। जैक के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर वो सोचती है कि शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैक कहता है कि बात कुछ और है। फिर वो अचानक उसके पास जाकर उसकी खुशबू सूंघने लगता है। ये देखकर लड़की गुस्से में उसे धमकी देती है कि वो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अंधेरे में भटका देगी। इसके बाद वो लड़की खुद को एक गॉडेस बताती है। जैक तुरंत कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ देवी ही हो सकती है। लेकिन फिर वो बेहिचक उससे उसकी चेस्ट साइज तक पूछ लेता है। ये सुनते ही गॉडेस उसके सिर पर जोरदार मारती है और उसे उसकी मौत का वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो देखते वक्त भी जैक शिकायत करता है कि बिना परमिशन किसी को रिकॉर्ड करना इल्लीगल होता है, लेकिन गॉडेस कैजुअली कहती है कि इंसानों के कानून देवताओं पर लागू नहीं होते। तभी जैक को सच्चाई पता चलती है कि जिस लड़की को वो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड समझ रहा था, वो असल में अपने असली बॉयफ्रेंड के साथ थी। इतना ही नहीं, गॉडेस उसे बताती है कि हर बार जब भी जैक उस लड़की से मिलने गया, उसके साथ कोई न कोई अजीब एक्सीडेंट हो गया। उसके हिसाब से जैक की पूरी जिंदगी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। वो जैक को बताती है कि ये वो जगह है जहां दर्दनाक और बदकिस्मती भरी मौत मरने वाले लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है। उसके मुताबिक ये दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेशन होने से पहले का एक तरह का वेटिंग रूम है, जहां इंसान अपनी अगली जिंदगी अपनी मर्जी से चुन सकता है। इसके बाद वो जैक को एक गेंद जैसी चीज के अंदर डाल देती है। जैसे जैसे वो लुढ़कता रहता है, गॉडेस उसे चुप रहने को कहती है। वो धमकी देती है कि अगर उसने ज्यादा बातें की तो उसे 10,000 साल तक जीने वाले बैक्टीरिया के रूप में जन्म दे देगी। ये सुनकर जैक हैरान रह जाता है, क्योंकि जिन कहानियों और एनीमे को उसने देखा था, उनमें किसी को अपनी अगली जिंदगी चुनने का मौका नहीं मिलता था। तब गॉडेस गर्व से कहती है कि वो बाकी देवियों से कहीं बेहतर है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि पॉपुलर वर्ल्ड्स में जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिर वो जैक से पूछती है कि क्या वो ऐसी दुनिया में जाना चाहेगा जिसे एक गॉडेस ने आधा बनाकर बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन जैक तुरंत मना कर देता है। उसकी बात सुनकर गॉडेस उसे बहुत ज्यादा पिकी कहती है। कुछ देर बाद जैक को आखिर एक ऐसी दुनिया मिल जाती है जो उसे पसंद आती है। वो खुद को एक हीरो के रूप में इमेजिन करता है और वहां जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस दुनिया का वेटिंग टाइम पूरे 50,000 साल से भी ज्यादा है। गॉडेस कैजुअली बताती है कि अगर वो सिर्फ 500 साल इंतजार करे तो वो उसे एक ऐसे गांव में भेज सकती है जहां हर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता है। इसके अलावा कुछ कम पॉपुलर वर्ड्स भी थे। उनमें से एक ऐसी दुनिया थी जहां वो हीरो तो बन सकता था, लेकिन हर कोई उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि वहां जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना पड़ता। फिर जैक डीमन किंग बनने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही गॉडेस उसे एक डीमन के रूप में बदल देती है, लेकिन बताती है कि उसके लिए भी 27,000 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तब जैक सोचने लगता है कि अगर वो ऐसी दुनिया में जाए जहां डीमन किंग पहले ही हार चुका हो, तो शायद वो आराम से खूबसूरत लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है। लेकिन गॉडेस बताती है कि उस दुनिया का वेटिंग टाइम भी हजारों साल लंबा है। इसके बाद वो एक और दुनिया का जिक्र करती है जहां डीमन किंग की पीठ पीछे सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वहां सिर्फ 8 मिनट का इंतजार था, लेकिन जैक वहां भी जाने से मना कर देता है। गॉडेस फिर उसे बताती है कि अगर वो कुछ ऐसा सोचे जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो उसे एक बेहतर दुनिया मिल सकती है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि जैक जैसा परवर्ट, जिसे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां और एडवेंचर चाहिए, शायद बहुत देर तक यहीं फंसा रहेगा। फिर वो उसे जल्दी फैसला लेने को कहती है, क्योंकि उसका पसंदीदा शो शुरू होने वाला था। वो गुस्से में धमकी देती है कि अगर उसका शो मिस हो गया तो वो जैक को माइक्रो बना देगी। इसके बाद गॉडेस समझाती है कि अगर उसने कोई दुनिया चुनी और वहां भी उसकी जिंदगी बेकार निकली, तो वो दोबारा इसी जगह वापस आ जाएगा। इसलिए उसे बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आखिरकार जैक अपना फैसला लेता है। वो कहता है कि वो एक ओवरपावर्ड हीरो बनना चाहता है, जिसके पास बेहद ताकतवर स्किल्स हों, ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां हों और जिंदगी का हैप्पी एंडिंग मिले। लेकिन गॉडेस तुरंत बताती है कि ऐसी दुनिया में जाने के लिए उसे 60,000 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनते ही जैक कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि अगर हीरो नहीं बन सकता तो कम से कम हीरो की पसली ही बना दो। जैक की
अजीब रिक्वेस्ट सुनकर गॉडेस खुद हैरान रह जाती है, लेकिन जैक उसे समझाता है कि अगर वो हीरो की रिब बन जाएगा तो खूबसूरत लड़कियां हर समय हीरो को हक करेंगी और टेक्निकली वो भी उन हक्स का मजा ले पाएगा। उसकी बात सुनकर गॉडेस को एहसास होता है कि जैक उतना ग्रीडी नहीं है जितना वो सोचती थी। जब गॉडेस उसे नई दुनिया में भेजने की तैयारी करती है तो वो जैक को सावधान रहने के लिए कहती है। तब जैक मुस्कुराकर कहता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है गॉडेस उसे अचानक बिजली का जोरदार झटका दे देती है। इसके बाद गॉडेस आराम से बैठकर अपना फेवरेट शो देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक जैक वापस आ गिरता है और सीधा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। इससे पहले कि वो उसे छू पाता गॉडेस उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। असल में गॉडेस को पहले से पता था कि जैक वापस आने वाला है। जैक बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी मजे किए लेकिन उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिली, इसलिए वो वापस लौट आया। वो उसे पूरी कहानी सुनाने वाला होता है, लेकिन गॉडेस उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसकी पूरी जिंदगी सीधे टीवी पर देख सकती है। फिर गॉडेस देखती है कि जिस हीरो की रिब बनकर जैक गया था वो हीरो रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है और खूबसूरत लड़कियां उसे हक करने लगती हैं। ये देखकर जैक बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद जैक गॉडेस को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन तभी वो लड़की और हीरो दोनों उसकी आवाज सुन लेते हैं। हीरो तुरंत अपना शरीर चेक करने लगता है कि ये आवाज आखिर कहां से आ रही है। तब जैक बताता है कि वो उसकी रिब बन चुका है। हीरो तुरंत अपनी एक रिब निकाल देता है, लेकिन वो गलत रिब निकल जाती है और जैक अभी भी उसके शरीर के अंदर ही रहता है। तभी वो निकली हुई रिब अचानक जैक की क्लोन बन जाती है। अब गॉडेस सोचती है कि असली हीरो आसानी से जीत जाएगा क्योंकि उसके पास ओवर पावर्ड स्किल्स थे, लेकिन जैक बताता है कि क्लोन के पास भी बिल्कुल वही पावर्स थी। आखिर में क्लोन जीत जाता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा रिब थी। असली हीरो गायब हो जाता है और पीछे सिर्फ उसकी रिब्स बचती हैं। इसके बाद बाकी रिब्स भी बात करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैक कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करने लगता है। गॉडेस पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब जैक बताता है कि वहां बहुत लंबा मोनोलॉग चल रहा था। फिर जैक बाकी रिब्स को भी अवेकन कर देता है और उन्हें अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर अरेबी की अपनी अलग इच्छा थी, इसलिए सब आपस में लड़ने लगते हैं। फिफ्थ राइट रिब और सेवेंथ लेफ्ट रिब के बीच इतनी भयानक लड़ाई होती है कि पूरा प्लेनेट लगभग तबाह हो जाता है। लेकिन गॉडेस को लगता है कि इन रिब्स के नाम कहानी को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। इसके बाद 10th लेफ्ट रिब अपनी ही रिब से क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक माइंड कंट्रोल मास्क पहनता है जिसकी वजह से वो उन क्लोन्स को कंट्रोल कर सकता था। उसी दौरान दो रिब्स आपस में प्यार में पड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक को एक एनिमल हेरोइन काट लेती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे ये एक्सपीरियंस पसंद आता है। फिर थर्ड लेफ्ट रिब एक रिब मिरेकल परफॉर्म करके लड़ाई जीत जाता है। आखिर में जैक को छोड़कर बाकी सभी और ई बारी एब्स दफना दी जाती हैं। कुछ समय बाद एक फार्मिंग पसंद करने वाली हीरोइन जैक को ढूंढ लेती है और उसे फर्टिलाइजर बना देती है, लेकिन अपनी जिंदगी से संतुष्ट न होने की वजह से जैक एक बार फिर गॉडेस के पास लौट आता है। गॉडेस कहती है कि उसकी जिंदगी तो काफी मजेदार थी, लेकिन जैक जवाब देता है कि वो अब भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अब भी चाहता है कि गॉडेस उसे फिल अप करे। ये सुनकर गॉडेस कहती है कि ऐसा करने के लिए उसे पहले जैक को राख में बदलना पड़ेगा। तब जैक पूछता है कि क्या उसके बाद उसे फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉडेस कहती है कि अब ये जानने का समय आ गया है और वो सच में उसे जलाकर राख बना देती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वहां कोई पौधा ही नहीं है, इसीलिए वो तुरंत जैक को फिर से रिवाइव कर देती है। अब जैक कहता है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अगली बार वो किस दुनिया में जाना चाहता है। तब गॉडेस उसे एक अजीब बॉक्स जैसा क्रीचर देती है जो तय करेगा कि उसे कहां रीइनकार्नेट होना चाहिए। जैसे ही जैक उसे हिलाता है वो क्रीचर चक्कर खाकर एक लॉटरी बॉल बाहर निकालता है जिस पर हर्मिट क्रैब लिखा होता है। जैक गॉडेस को बताता है कि वो पहले एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीता था, इसीलिए उसे चमकदार चीजें पसंद हैं। वो ये भी कहता है कि वो पूरी जिंदगी सिंगल रहा और गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन तक पर चला गया था। गॉडेस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। तब जैक मान लेता है कि आखिरी वाली बात उसने झूठ बोली थी। ये सुनते ही गॉडेस उसे फिर से बिजली का झटका दे देती है। हालांकि गॉडेस खुश होती है कि पैथेटिक ओटाकू होने के बावजूद जैक ने अपनी जिंदगी कमरे में बंद होकर वीडियो गेम्स खेलते हुए बर्बाद नहीं की। जैक जवाब देता है कि उसे बाहर की दुनिया पसंद है, लेकिन जब वो बताता है कि वो हफ्ते में 3 बार आर्केड जाता था तो गॉडेस कहती है कि उसे बाहर घूमना नहीं माना जाएगा। इसके बाद जैक पूछता है कि आखिर उसने गॉडेस के अफेक्शन मीटर को कितना भर लिया है। गॉडेस बताती है कि वो अभी 95% पर है। ये सुनकर जैक उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और समहाउ उसे 98% तक पहुंचा देता है। फिर वो पूछता है कि अगर मीटर 100% तक पहुंच गया तो क्या होगा। गॉडेस कैजुअली जवाब देती है कि तब वो उससे प्यार करने लगेगी और उसे दीवार पर माउंट कर देगी। नई दुनिया में भेजने से पहले गॉडेस जैक को हर्मिट क्रैब बनने के लिए कई एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी देती है ताकि वो तुरंत मर ना जाए और वेटिंग टाइम भी ना बढ़े। इसके बाद जैक दोबारा रीइनकार्नेट होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से गॉडेस के पास लौट आता है और हमेशा की तरह सीधा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। इस बार गॉडेस उसे देखते ही ब्लास्ट कर देती है। फिर वो जैक के सिर में एक केबल लगाकर देखने लगती है कि हर्मिट क्रैब बनने के बाद उसने क्या क्या किया। उसे पता चलता है कि रीइनकार्नेट होने के बाद जैक को हीरो ने अपनाया था। ये सब गॉडेस द्वारा दिए गए बोनस की वजह से हुआ था। धीरे धीरे जैक हीरो का अल्टीमेट वेपन बन गया, लेकिन कुछ समय बाद हीरो को होश आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो एक हर्मिट क्रैब के साथ टीम अप क्यों कर रहा है। हालांकि कर्स की वजह से वो जैक से छुटकारा नहीं पा सकता था, इसलिए वो बस उसे वापस समुद्र में फेंक देता है, लेकिन टेक्निकली जैक अब भी उसी का हिस्सा रहता है। इसके बाद जैक समुद्र की गॉडेस लटाशा से मिलता है और उसे उसके कैप्टर से आजाद कराता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त जैक बुरी तरह घायल हो जाता है। हालांकि वो उसके एक आंख को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। बाद में एक सनबाथ ले रही फिश उसे बचा लेती है, लेकिन गॉडेस को उसकी कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो फिश बाद में उसकी मास्टर बन जाती है और जब उसकी मौत हो जाती है तब जैक को एक अल्टीमेट एबिलिटी मिलती है। उसके बाद जैक दोबारा उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और आखिरकार उसका सिर काटकर उसे हरा देता है। लेकिन गॉडेस इस बात से डिसअपॉइंटेड होती है कि उसने अपना अल्टीमेट अटैक इस्तेमाल ही नहीं किया।
इसके बाद जैक और लटाशा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। तब जैक मजाक में पूछता है कि क्या गॉडेस को जेलसी हो रही है, लेकिन गॉडेस समझ ही नहीं पाती कि अगर उसे आखिरकार हैप्पी एंडिंग मिल गई थी तो वो वापस क्यों लौट आया। जैक बताता है कि जब लताशा ने उसे अपने साथ इक्विप करने की कोशिश की तभी उसकी मौत हो गई, क्योंकि उस समय जैक अब भी हीरो का हिस्सा था। अपनी मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए वो सीधे हीरो के पास गया, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचान लिया। तभी हीरो ने जैक से पर्गेटरी के शासक ग्लासरे को हराने में मदद मांगी। जैक ग्लासरे से लड़ने पहुंचता है और कहता है कि वो हीरो की मौत का बदला लेने आया है, लेकिन ग्लासरे के लिए जैक इतना छोटा था कि वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। यह सुनकर देवी हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर हीरो मरा कब था। तब जैक बताता है कि जैसे ही हीरो ने अपनी सारी शक्ति उसे सौंपी उसी समय ग्लासरे के नौकरों ने हीरो को मार डाला। इसके बाद जैक अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करके ग्लासरे को खत्म कर देता है। उसकी मौत देखकर जैक को अपने मास्टर की याद आ जाती है, क्योंकि दोनों का अंत बिल्कुल एक जैसा हुआ था। तभी देवी समझ जाती है कि जैक ने ग्लासरे पर भी वही अंतिम शक्ति इस्तेमाल की थी। जैक आगे बताता है कि दुनिया को बचाने के बावजूद किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक हार्मिट क्रैब था। इसी वजह से वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ बूढ़ा होकर मर गया। देवी सोचती है कि उसने तो एक महान जीवन जिया, आखिर उसने पूरी दुनिया बचाई थी, लेकिन जैक कहता है कि वो अब भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी किसी लड़की ने उसे इक्विप नहीं किया। इसके बाद जैक देवी को गिफ्ट में कैंड सैमन देता है। देवी हैरान होकर पूछती है कि वो उसी तरह की मछली कैसे खा सकता है जो उसके मास्टर जैसी थी। तभी देवी बताती है कि इस गिफ्ट की वजह से उसका अफेक्शन मीटर सीधे 100 तक पहुंच गया है और अब वो उसे माउंट करने वाली है। लेकिन जैक की एक अजीब शर्त होती है, वो चाहता है कि देवी उसे उसके हार्मिट क्रैब वाले रूप में ही माउंट करे। देवी उसकी बात मान लेती है और उसे एक बॉक्स में रख देती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदलने लगती है जैक अचानक बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आता है। गुस्से में देवी उसे तुरंत खत्म कर देती है और फिर उसकी असली बॉडी में रिवाइव कर देती है। जैक शर्माते हुए कहता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि देवी की आवाजों ने उसकी इमेजिनेशन को और बढ़ा दिया था। यह सुनकर देवी उसे जमीन पर पटक देती है। कुछ देर बाद जैक फिर से उस बॉक्स को हिलाता है और उसमें से एक और लॉटरी बॉल निकलती है, जिस पर लिखा होता है डेमन किंग के किले का दरवाजा। अगले ही पल जैक का पुनर्जन्म डेमन किंग के किले के एक दरवाजे के रूप में हो जाता है, लेकिन इस बार वो शिकायत करता है कि हर बार उसे नई दुनिया भेजने के लिए वही एनिमेशन सीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तब देवी मजाक में बताती है कि एनिमे इंडस्ट्री के सारे स्टूडियोज इस समय स्टाफ शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। नई दुनिया में पहुंचकर देवी कहती है कि उसे भूख लगी है, तो जैक उसके लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन उसी दौरान देवी उसके सिर में एक तार जोड़ देती है ताकि वो उसकी पिछली जिंदगी देख सके। जैक बताता है कि शुरुआत में वो थ्रोन रूम का दाहिना दरवाजा था, लेकिन तभी एक डीमन उस कमरे में घुसने की कोशिश करता है और जैक को अचानक छींक आ जाती है, जिसकी वजह से वो डेमन उसी दरवाजे के नीचे दबकर कुचल जाता है। डेमन किंग अपनी गोद में एक शेर जैसा जानवर पकड़े हुए था और जैक को बिल्लियों से एलर्जी थी, उसी वजह से उसकी एलर्जी ट्रिगर हो गई। कुछ समय बाद डेमन किंग से मिलने उसके सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक आया, जिसे अजय जनरल कहा जाता था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसा जैक ने उसे जोर से बंद होकर कुचल दिया। हैरानी की बात ये थी कि वो जनरल फिर भी जिंदा था। देवी ये देखकर चौंक जाती है। तब जैक बताता है कि वो सच में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आखिरकार लगातार कुचलते कुचलते जैक ने उसे मार ही डाला। धीरे धीरे जैक ने डेमन किंग के ज्यादातर जनरलों को खत्म कर दिया। इसी दौरान उसे पता चला कि उस किले का बायां दरवाजा भी उसकी तरह रीइंकार्नेटेड था, लेकिन दोनों की कभी नहीं बनी, क्योंकि बायां दरवाजा पूरी तरह डेमन किंग के प्रति वफादार था। देवी हैरानी से पूछती है कि आखिर डेमन किंग ने जैक को हटाया क्यों नहीं। तब जैक समझाता है कि उसकी खास शक्ति की वजह से जब भी वो बात करता था डेमन किंग को लगता था कि ये सिर्फ उसके दिमाग की आवाज है, इसलिए उसने कभी जैक को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतने लगा और इंसानों की सेना धीरे धीरे डेमन किंग की सेना पर भारी पड़ने लगी। आखिरकार एक महान हीरो डेमन किंग का सामना करने पहुंचा, लेकिन डेमन किंग के पास एक खतरनाक शक्ति थी। हर बार मौत के करीब पहुंचने पर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था, इसलिए हीरो उसे हरा नहीं पा रहा था। लड़ाई के दौरान डेमन किंग ने हीरो पर एक विशाल आग का गोला फेंका, जबकि बाएं दरवाजे ने एक शक्तिशाली लेजर बीम चलाई, लेकिन हीरो ने अपनी ढाल से दोनों हमलों को रोक दिया। जैक कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ खुल और बंद हो सकता था। तभी बाएं दरवाजे ने जैक पर एक एनर्जी बॉल फेंकी, लेकिन जैक ने सही समय पर खुद को बंद कर लिया, जिससे हमला पलटकर सीधे डेमन किंग को जा लगा और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट के साथ डेमन किंग खत्म हो गया। डेमन किंग की मौत के बाद हीरो और उसकी 12 खूबसूरत साथी जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन तभी जैक की नजर उन लड़कियों में से एक पर गई जिसके बिल्ली जैसे कान थे। उसे देखते ही उसकी एलर्जी फिर ट्रिगर हो गई और उसे जोरदार छींक आ गई। उसी छींक की वजह से वो अचानक बंद हुआ और बेचारा हीरो उसी दरवाजे के नीचे दबकर मर गया। हीरो की मौत से उसकी सभी साथी लड़कियां गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने जैक को दोषी ठहराया और मिलकर पूरे डेमन किंग के किले को तहस नहस कर दिया। कहानी सुनाते हुए जैक देवी को करीब फ्राइड राइस परोसता है, लेकिन देवी हैरान होकर पूछती है कि वो जिस टेबल पर खाना खा रहे हैं वो आखिर आए कहां से। तब जैक आराम से बताता है कि उसने बाएं दरवाजे को तोड़कर उसी से ये टेबल बना दी। देवी खाना चखती है और उसे बेहद स्वादिष्ट बताती है। इसी बीच सभी देवताओं की एक बड़ी सभा होती है, जहां वो चर्चा करते हैं कि सृष्टि के सबसे पहले भगवान ने केओस से पहली दुनिया बनाई थी, फिर उसी से बाकी देवताओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स अस्तित्व में आया। देवताओं का मानना था कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचना उनका कर्तव्य है और इसके लिए उनकी दुनियाओं का लगातार इवॉल्व होना जरूरी है। इसी वजह से वो अलग अलग दुनियाओं के लोगों को रीइंकार्नेट करके नई जगहों पर भेजते रहते हैं। तभी उनकी नजर जैक पर पड़ती है, क्योंकि वो बाकी सभी रीइंकार्नेटेड लोगों से बिल्कुल अलग और बेहद अनियमित था, लेकिन चूंकि वो देवी के साथ था इसलिए देवता उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर में वो फैसला लेते हैं कि फिलहाल बस उस पर नजर रखी जाएगी। वे लोग उस कैंट फिश में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं जो जैक देवी के लिए लाया था। तभी उनमें से एक बताता है कि उसने वो खा ली और वो उसकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चीज थी। ये सुनकर बाकी सबकी भी उसे चखने की इच्छा होने
लगती है। उधर जैक फिर से देवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। देवी गुस्से में ग्रेविटी को 10 गुना बढ़ा देती है, जिससे जैक जमीन पर बुरी तरह दब जाता है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब भी देवी को अपनी गोद में बैठाना चाहता है। ये सुनकर देवी और ज्यादा भड़क जाती है। इस बार वो ग्रेविटी को 100 गुना बढ़ा देती है और जैक वहीं कुचलकर मर जाता है। कुछ देर बाद देवी उसे दोबारा जिंदा करती है और गुस्से में कहती है कि उसने उसे सिर्फ चाय पीकर समय बर्बाद करने के लिए रिवाइव नहीं किया। वो धमकी देती है कि अगर उसने हरकतें बंद नहीं की तो वो उसकी टेस्ट और स्मेल की सेंसेस ही छीन लेगी। लेकिन जैक बड़ी शांति से कहता है कि अगर देवी उसके शरीर में बदलाव करना ही चाहती है तो उसे लंबा और स्लिम बना दे। देवी उसे चेतावनी देती है कि वो चाहे तो उसे छोटा और कमजोर भी बना सकती है। ये सुनते ही जैक तुरंत बात बदल देता है और कहता है कि अब उसके अगले रीइंकार्नेशन का समय आ गया है। वो बॉक्स को हिलाता है और उसमें से एक बॉल निकलती है। उस पर लिखा होता है कि इस बार उसका पुनर्जन्म एक क्लॉक टावर की सेकंड हैंड के रूप में होगा। देवी हंसते हुए उसे बधाई देती है और कहती है कि आखिरकार उसकी लंबा और स्लिम बनने की इच्छा पूरी हो गई। नई दुनिया में भेजे जाने के बाद देवी सोचती है कि आखिर जैक वहां क्या कर रहा होगा, लेकिन तभी वो फिर से वापस आ जाता है। देवी तुरंत उसके सिर में लगा पोर्ट इस्तेमाल करके उसकी पिछली जिंदगी देखने लगती है। इस बार जैक का जन्म हीरो किंगडम के सबसे बड़े क्लॉक टावर की सेकंड हैंड के रूप में हुआ था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि बाकी दोनों हैंड्स भी रीइंकार्नेटेड बीइंग्स थे। एक वर्ल्ड ट्री की लकड़ी से बना था और दूसरा कीमती ज्वेल से, जबकि जैक डार्क मैटर से बना हुआ था। तीनों को उन कपल से बेहद चिढ़ थी जो क्लॉक टावर के पास आकर रोमांस करते थे। इसीलिए वो जानबूझकर गलत समय दिखाते थे ताकि कपल्स की मुलाकातें खराब हो जाएं। लेकिन जैक यही नहीं रुका। हर बार जब घड़ी में 12 बजते वो अपने स्पेल से उन कपल्स पर हमला कर देता, मगर डरने की बजाय लोग इसे मजेदार समझने लगे। फिर एक दिन गलती से उसका हमला सीधे राजा को लग जाता है। राजा गुस्से में क्लॉक टावर को तुड़वाने का फैसला कर लेता है, लेकिन जनता इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है। यहाँ तक कि हीरो भी टावर को बचाने के पक्ष में आ जाता है। आखिरकार राजा पीछे हट जाता है, लेकिन हीरो को आदेश देता है कि वो पता लगाए आखिर ये क्लॉक टावर मैजिक कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हीरो जांच शुरू करता है और सबसे पहले आवर हैंड को निकाल देता है। उसके बाद कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रहती है, लेकिन जैक से ये शांति बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से राजा पर हमला कर देता है। अब राजा दोबारा पूरे क्लॉक टावर को नष्ट करने की सोचता है। इस बार जनता के साथ साथ डीमन किंग भी इसका विरोध करने लगता है, लेकिन राजा डीमन किंग को ही इस समस्या का हल निकालने को कहता है। आखिरकार डीमन किंग अपनी पोती की बात मानकर मिनट हैंड को भी हटवा देता है। तभी पता चलता है कि किसी भी इंसान को जैक दिखाई नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका शरीर डार्क मैटर से बना हुआ था। लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ते बाद उसने फिर से राजा पर हमला कर दिया। राजा गुस्से में दोबारा क्लॉक टावर को तोड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एक आदमी जिसका नाम तनाका था उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। देवी उसे पहचान नहीं पाती। तब जैक बताता है कि तनाका एक बिल्कुल साधारण इंसान था जो रोज क्लॉक टावर के पास सिर्फ इसलिए आता था ताकि जैक के मैजिक स्पेल से उसे चोट लगे, क्योंकि उसे दर्द पसंद था। लेकिन तनाका में कुछ अजीब था। पूरे समय राजा उसके सामने झुककर बात कर रहा था और सबसे हैरानी की बात, वो जैक को देख भी सकता था। इसी बीच अचानक डीमन किंग अपनी सेना के साथ शहर पर हमला कर देता है। ये देखकर जैक सीधे आसमान से मीटियोर शावर बरसा देता है। कुछ मीटियोर्स तो प्यारे जानवरों जैसे दिख रहे थे, लेकिन हमला इतना खतरनाक था कि उसने दुश्मनों के साथ साथ खुद को भी खत्म कर दिया। मरने के बाद वो मिनट हैंड देवी को गिफ्ट के रूप में दे देता है। फिर जैक देवी के लिए रामेन बनाता है और अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन देवी शर्म और गुस्से में उसे आग से जला देती है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा रिवाइव होता है, देवी उसे जल्दी नूडल्स खाने को कहती है, वरना वो सौगी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही जैक चॉपस्टिक्स उठाता है, वो धूल बनकर टूट जाते हैं। आखिरकार देवी मजबूर होकर अपनी इस्तेमाल की हुई चॉपस्टिक्स उसे दे देती है। इसके बाद जैक अगली रीइंकार्नेशन के लिए ऐसी दुनिया चुनता है जहां वो हीरो के दिमाग के अंदर एक आवाज बनकर रहेगा, वही आवाज जो उसे बताएगी कि उसका लेवल अप हुआ है। लेकिन जाने से पहले जैक देवी से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार हीरो एक लड़की हो। वो वादा करता है कि उसके मन में कोई गंदी सोच नहीं है, लेकिन देवी साफ चेतावनी देती है कि अगर उसका कोई गलत इरादा हुआ तो हीरो लड़की नहीं बल्कि लड़का निकलेगा। कुछ समय बाद जैक फिर से रीइंकार्नेट होता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही वापस लौट आता है। देवी तुरंत समझ जाती है कि इस बार उसका मूड बेहद खराब है। जैक बताता है कि हीरो के दिमाग में गंदी बातें फुसफुसाने का उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। ये सुनकर देवी गर्व से सोचती है कि उसे इसके लिए सैलरी बढ़नी चाहिए। जैक आगे बताता है कि हीरो का नाम शू था और जब शू सिर्फ 10 साल का था तभी पहली बार लेवल अप होने पर जैक उसके दिमाग में पहुंच गया था, लेकिन शू को जैक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए जैक ने बदला लेने के लिए उसके दिमाग में लगातार मेटल म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। पूरे 5 साल बाद जाकर शू ने किसी तरह जैक को एक्सेप्ट किया। देवी ये सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है कि जैक ने शू की जिंदगी के सबसे कीमती 5 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि उसने उस दौरान उसकी लेवलिंग में कोई मदद ही नहीं की। आखिरकार शू एडवेंचर पर निकलता है। उसका पहला दुश्मन एक छोटा सा स्लाइम होता है, लेकिन शू उसे मार भी नहीं पाता। तब जैक उससे कहता है कि वो कंट्रोल उसे दे दे। इसके बाद जैक बिना किसी प्लान के फ्री स्टाइल लड़ाई शुरू कर देता है और देखते ही देखते शू लेवल अप कर जाता है। लेकिन शू के दिमाग में मौजूद बाकी रीइंकार्नेटेड वॉइसेस इस बात से बेहद नाराज हो जाती हैं। इतनी सारी आवाजों की वजह से शू धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। जैक को याद भी नहीं कि शू आखिर इतनी तेजी से लेवल अप कैसे करता गया, लेकिन जैसे ही शू लेवल 10 पर पहुंचता है, उसके दिमाग में मौजूद एक आवाज अचानक मर जाती है। तब सबको समझ आता है कि हर बार जब शू का लेवल 10 के मल्टीपल तक पहुंचेगा, एक वॉइस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शू लगातार मेहनत करता रहता है और आखिरकार लेवल 50 तक पहुंच जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तक जैक बिल्कुल सुरक्षित था। देवी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जिसने सारी मुसीबत शुरू की आखिर में वही अकेला बचा हुआ है। बाकी वॉइसेस शू को रोकना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ उससे बात कर सकती थी और उनकी लगातार आवाजें शू को और ज्यादा पागल बनाती चली गई। आखिरकार शू अपने ही दिमाग के अंदर प्रवेश करना सीख जाता है और एक एक करके सारी वॉइसेस को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो जैक के सामने पहुंचता है तब पता चलता है कि जैक पहले ही लेवल 80 तक पहुंच चुका था। शू ने डीमन किंग से जैक से हराने के बाद मदद मांगी, लेकिन वो भी जैक के सामने टिक नहीं पाया। जैक लगातार
बाहर इतना शोर मचा रहा था कि शू का दिमाग खराब होने वाला था। तभी अचानक शू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जाकर नोटिफिकेशन बटन बंद कर दिया और उसी के साथ जैक की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। देवी सोचने लगी कि ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। तभी जैक उसे एक गिफ्ट कार्ड देता है, लेकिन देवी कहती है कि उसे कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो उसी कार्ड से जैक के लिए नई चॉपस्टिक्स खरीद देती है। एक दिन देवी रोमांटिक मूवी देख रही होती है और उसे अचानक किसी के सहारे की कमी महसूस होने लगती है। वो जैक को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक तुरंत उससे दूर भाग जाता है। उसे पता था कि देवी के साथ मजे तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा ये सोचकर वो डर जाता है। और देवी भी साफ कह देती है, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। देवी बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करती रहती है, इसलिए जैक उससे बचने के लिए तुरंत अगला रीइंकार्नेशन चुन लेता है। जैसे ही वो बॉक्स हिलाता है, उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ वो एक सब्जी बनकर पैदा होने वाला था। जाने से पहले देवी उससे आखिरी बार हग मांगती है, लेकिन जैक किसी तरह बचकर निकल जाता है। कुछ समय बाद वो वापस लौटता है और सोचता है कि शायद अब देवी शांत हो गई होगी, लेकिन उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी। जैक अपने सिर में केबल लगाकर अपनी पिछली जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड टीवी पर चलाता है। वो बताता है कि इस बार वो टोमेटो हीरो बनकर पैदा हुआ था, जिसे डीमन किंग को हराना था। उसने साथी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सिर्फ एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी और जैक ने उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देवी हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसने उस बूढ़े आदमी को कैसे मना लिया। जैक गर्व से कहता है कि उसने अपने लव बल चार्म का इस्तेमाल किया, लेकिन देवी तुरंत बोलती है, थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो। फिर जैक उस बूढ़े आदमी को एक प्याज में बदल देता है, जिसके पास लोगों को रुलाने की ताकत थी। देवी कहती है कि शायद वो खुद अपनी हालत पर रोना चाहता होगा। जैक आगे बताता है कि उनका पहला दुश्मन एक कुक था। वो प्याज वाले बूढ़े की बॉडी से कुक का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही उसकी सोल को एक बैंगन में ट्रांसफर कर देता है। बाद में वो बैंगन भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो देवी को सब्जियों से भरा एक बॉक्स दिखाता है और बताता है कि ये सब उसकी पार्टी के सदस्य थे। देवी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, ये टीम है या वेजिटेबल मार्केट। जैक बताता है कि ज्यादातर साथी रास्ते में मारे गए, इसलिए उसे बार बार नए मेंबर्स भर्ती करने पड़े। आखिर में सिर्फ 4 लोग डीमन किंग के कास्टल तक पहुंच पाए। उसकी फाइनल टीम में था एक प्याज बना बूढ़ा आदमी, एक टोफू मार्शल आर्टिस्ट और एक इविल ड्रैगन गॉड। देवी को यकीन ही नहीं होता कि ये लोग इतनी दूर तक पहुंच गए। उसे लगता है कि ड्रैगन गॉड की वजह से ही सब कैसल तक पहुंच पाए होंगे, लेकिन जैक खुलासा करता है कि ड्रैगन उनकी टीम का सबसे कमजोर मेंबर था। ड्रैगन का लेवल सिर्फ 78 था, बाकी सब लेवल 90 से ऊपर थे, जबकि खुद जैक का लेवल 872 था। तभी देवी को समझ आता है कि जैक ने उसकी नजर बचाकर सीक्रेटली लेवल ब्रेकिंग ऑप्शन ऑन कर लिया था। आखिरकार उनकी मुलाकात डीमन किंग से होती है। जैक हैरान रह जाता है क्योंकि वही आदमी पहले एक बार में उससे मिला था। देवी माथा पकड़ लेती है और कहती है, इतनी शक्ल देखकर भी तुझे समझ नहीं आया। लेकिन असली शौक तो तब मिलता है जब जैक बताता है कि उसने डीमन किंग को भी दोस्त बनाकर आलू में बदल दिया था। देवी सोचती है कि शायद इसी वजह से डीमन किंग उससे नफरत करता होगा। जैक बताता है कि डीमन किंग असल में इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने ड्रैगन को ट्रीट्स खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था और ड्रैगन की फेवरेट ट्रीट थी बैंगन। तभी देवी को समझ आता है कि वो कुक आखिर गायब क्यों हो गया था, लेकिन जैक कैजुअली कहता है कि ड्रैगन की भूख ज्यादा नहीं थी, उसने सिर्फ आधा बैंगन ही खाया। फिर अंतिम लड़ाई शुरू होती है। डीमन किंग की तलवार स्पेस और टाइम तक को काट देती है, लेकिन देवी अचानक बोल पड़ती है, कट के अंदर तो मुझे एनिमे का स्टाफ दिख रहा है। उधर टोफू मार्शल आर्टिस्ट उसकी अटैक रोक लेता है। प्याज वाला बूढ़ा उसे दुख भरी कहानी सुनाकर रुला देता है। ड्रैगन पूरा बैटलफील्ड जला देता है और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जैक डीमन किंग को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और इसी के साथ दुनिया में शांति लौट आती है। लोग हीरो जैक को सड़ने से बचाने के लिए खेत में लगा देते हैं। उसी दौरान जैक नोटिस करता है कि देवी आखिरकार शांत हो गई है। वो उसके लिए सब्जियों से करी बनाने का सोचता है, लेकिन देवी अभी भी उससे कहती रहती है, पहले मुझे हक करो। ये सुनकर जैक फिर डर जाता है। कुछ समय बाद देवी नॉर्मल हो जाती है। जैक उसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा करीब जाता है, लेकिन अगले ही पल देवी उसे धूल में बदल देती है। देवी हैरान होकर पूछती है कि हर बार मरने के बाद भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदलते। तब जैक बताता है कि उसने दर्द महसूस न करने का तरीका ढूंढ लिया है। फिर अगला रीइंकार्नेशन शुरू होता है। इस बार वो एक ट्रेजर चेस्ट के लॉक के रूप में पैदा होने वाला था। जैक खुद को ओवरपावर्ड स्किल्स देने की कोशिश करता है, लेकिन देवी उसे रोक देती है और कहती है, लॉक्स लड़ाई नहीं करते। कुछ समय बाद वो वापस लौटता है, लेकिन देवी उसे कहानी सुनाने के बजाय बस सेफ खोलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो स्नैक्स छिपाकर रखती थी ताकि जैक उन्हें खा न सके। फिर वो उसके सिर में केबल लगाकर उसकी नई जिंदगी देखने लगती है। जैक बताता है कि वो होली टेंपल के ट्रेजर चेस्ट का लॉक था। देवी कहती है कि वो लॉक बेहद सस्ता दिख रहा था, लेकिन जैक बताता है कि असली की दूसरी रूम में थी और वो सोने और ज्वेल से बनी थी। देवी समझ जाती है कि सारा बजट वहीं चला गया। सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब जैक बताता है कि उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर खुद डीमन किंग बंद था और उसे 6 बार मोड़कर किसी तरह चेस्ट में फिट किया गया था। देवी कहती है, इतना मोड़ दिया था तो वो पहले से ही मर चुका होगा। लेकिन जैक बताता है कि डीमन किंग अब भी दुनिया से बदला लेने की बातें करता रहता था। वो भगवान को इंसानों और डेमन्स की लड़ाई के लिए माफ कर सकता था, लेकिन अपने विंग्स पर बिना पूछे लेमन लगाने के लिए कभी नहीं। जैक उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन डेमन किंग गुस्सा हो जाता है कि एक लॉक उसे सलाह दे रहा है। इसीलिए जैक जानबूझकर चेस्ट के अंदर लेमन जूस डाल देता है। वो वेजिटेबल ऑयल भी भर देता है, लेकिन उससे उल्टा डीमन किंग जाग जाता है, क्योंकि वो असल में एक मछली था। हम देखते हैं एक हीरो जिसका नाम तनाका है। वो डेमन किंग के सिंहासन कक्ष में घुसता है। डेमन किंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी तनाका इधर उधर देखने लगता है। डेमन किंग पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तनाका बताता है कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है और जब वो उसे वहां नहीं मिलती तो वो वापस जाने लगता है। ये देखकर डेमन किंग गुस्से में अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। अब तनाका के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो डेमन किंग को हराकर उसके अवशेष राजधानी में ले आता है। राजा तनाका का धन्यवाद करता है कि उसने राज्य में शांति ला दी, लेकिन तनाका को एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका यहाँ भी नहीं है, इसलिए वो फिर से उसे खोजने निकल पड़ता है। वो पूरी दुनिया में घूमता रहता है और रास्ते में दूसरे डेमन किंग्स को भी हराता जाता है, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका कभी नहीं मिलती। और जब उसकी मौत हो जाती है तो वो एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेता
जाता है जहाँ वो आज भी उसे खोज रहा है। फिर कहानी वापस जैक पर आती है। जैक देवी को बताता है कि तनाका ने अपनी नई दुनिया में लोगों से खुद को पिटवाकर पैसे कमाए। देवी तुरंत उसे याद कर लेती है क्योंकि वो दर्द पसंद करने वाला अजीब इंसान था। इसके बाद जैक फिर से बॉक्स हिलाता है और इस बार उसे ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ वो एक गुप्त निंजा स्क्रॉल को बांधने वाली रस्सी बन जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर देवी पर पड़ती है और उसे लगता है कि देवी का वजन बढ़ गया है, इसीलिए वो सलाह देता है कि रोज सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। लेकिन देवी गुस्से में उसे पूरी बोतलें ऑलिव ऑयल पिला देती है और फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। जैक के जाते ही देवी ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि उसका वजन कम हो गया है, इसलिए वो खुद को इनाम देने के लिए केक खाने लगती है। तभी अचानक जैक वापस लौट आता है। देवी तुरंत उसके सिर में केबल लगा देती है और उसे ट्रेडमिल पर दौड़ाते हुए कहती है कि भागते भागते अपनी रिपोर्ट सुनाओ। जैक बताता है कि इस बार वो ऐसी दुनिया में गया था जहाँ इतनी भयंकर गर्मी थी कि वहाँ जीना मुश्किल था। उसी दुनिया में एक महान निंजा एयर कॉन ने अपनी गुप्त स्क्रॉल में एक खास तकनीक लिखी थी जो किसी भी खतरनाक गर्मी को सहने लायक बना सकती थी। उसने इस तकनीक से पूरे इलाके को ठंडा कर दिया, लेकिन इसकी वजह से उसकी सारी चक्र शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। इसलिए उसने फैसला किया कि इस तकनीक को सील कर दिया जाए। तभी उसकी नजर जैक पर पड़ी जो पूरी तरह ऑलिव ऑयल में डूबा हुआ था। एयर कॉन सफाई पसंद इंसान था, इसलिए ये देखकर वो रो पड़ा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने जैक को स्क्रॉल के चारों तरफ बांध दिया और उसे एक गुफा में छिपा दिया। 100 साल बाद एक देवी का अपने पति से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बन गई और उसने पूरी दुनिया को बर्फ में जमा दिया। तब फेलिक नाम का एक अमेरिकन निंजा उस गुप्त स्क्रॉल को खोजने निकल पड़ा। वो उस गांव पहुंचा जहां स्क्रॉल का नक्शा रखा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ उसे जोरदार करंट लग गया। गांव वालों ने उसे वहां से चले जाने को कहा। फेलिक पास की दुकान में गया और इंसुलेटेड ग्लव्स खरीद लाया, लेकिन दोबारा कोशिश करने पर भी उसे करंट लग गया। तब उसे समझ आया कि दुकानदार ने उसे बेवकूफ बना दिया। गुस्से में उसने ग्लव्स फेंक दिए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही निंजाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो उनसे बचते हुए नक्शा चुरा लेता है और अपने जेटपैक की मदद से सीधे उस गुफा तक पहुंच जाता है। आखिरकार उसे वो गुप्त स्क्रॉल मिल जाती है, लेकिन जैक को लगता है कि फेलिक उससे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए वो उसे दूर रखने के लिए ऑनली ऑयल फेंकने लगता है। फेलिक उसके पास नहीं जा पाता, लेकिन वो अपनी लव जुत्सु का इस्तेमाल करके जैक को खोल देता है और एयरकॉन की गुप्त तकनीक सीख लेता है। फेलिक उसी तकनीक की मदद से पूरी दुनिया को बचा लेता है। बाद में जैक उसे जापानी भाषा भी सिखाता है ताकि वो बाकी निंजाओं से बात कर सके। लेकिन जैक अपनी बाकी जिंदगी में खुश नहीं रह पाता, इसलिए वो फिर से देवी के पास लौट आता है। वो देवी को वो ग्लव्स दिखाता है जो फेलिक इस्तेमाल करता था, लेकिन लगातार दौड़ने की वजह से वो पूरी तरह थक चुका होता है। फिर भी देवी उसे देखकर कहती है, अब तुम्हें और 15 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके बाद देवी को एक गिफ्ट मिलता है। वो उसे खोलती है और देखती है कि अंदर एक खूबसूरत किमोनो है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये किसने भेजा। फिर वो जैक से कहती है कि अब उसके अगले पुनर्जन्म का समय आ गया है। जैक दोबारा बॉक्स हिलाता है और इस बार उसे ऐसी दुनिया मिलती है जहां वो उस अकेले लड़के की भावनाएं बन जाता है जो किसी कपल को किस करते हुए देखता है। देवी हैरान होकर पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। तब जैक बताता है कि उसने ये दर्द अनगिनत बार महसूस किया है, लेकिन देवी बस उसे मजे करने को कहती है और दूसरी दुनिया में भेज देती है। उधर देवी वो किमोनो पहन लेती है, लेकिन तभी अचानक जैक वापस लौट आता है। वो देवी को देखकर कहता है कि ये किमोनो उन पर बहुत अच्छा लग रहा है। देवी तुरंत उसके सिर में केबल लगा देती है और जैक अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि इस बार वो एक ऐसे हार चुके इंसान की जलन बनकर पैदा हुआ था जिसने अपने सामने एक कपल को किस करते देखा। वो लड़का जलन में उनकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन तभी जैक ने उसके दिमाग में सैड म्यूजिक बजा दिया जिससे वो तुरंत शांत हो गया। उसने कपल को अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को वो बेहद अजीब लगा। तभी जैक ने अचानक डेथ मेटल म्यूजिक चला दिया, जिसकी वजह से लड़का फिसलकर सीधे फाउंटेन में जा गिरा। जैक उसे बेहोश छोड़कर वहां से चला गया और एक स्टेज प्ले में पहुंचा जहां मुख्य अभिनेता भी सिंगल था। अभिनेता अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने एक कपल को किस करते देखता है उसे जलन होने लगती है। तभी जैक उसे पूरी तरह पागल बना देता है। वो दूसरे अभिनेता को जोर से पकड़ लेता है और असली में उसकी पिटाई शुरू कर देता है। ये देखकर कपल डर जाता है, लेकिन तभी वो अभिनेता अचानक छोटे बच्चे जैसी हरकतें करने लगता है। कपल डर कर वहां से रेंगते हुए भाग जाता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि बाकी लोग उसकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभिनेता खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि वो लोगों को इतना एंटरटेन कर पाया। तब उसे समझ आता है कि जब भी वो जलन महसूस करता है उसकी एक्टिंग और भी शानदार हो जाती है, इसलिए वो ऐसे कपल की तलाश शुरू कर देता है जिसे पैसे देकर अपने सामने किस करवाया जा सके। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक कपल उसके लिए तैयार हो जाता है। अब वो हर स्टेज शो में उसी कपल को देखता रहता और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कमाल की हो जाती। धीरे धीरे वो इतना मशहूर हो गया कि पूरी दुनिया उसके स्टाइल को कॉपी करने लगी। लेकिन वो लड़का जिसे जैक पहले फाउंटेन के पास छोड़ आया था उसकी लोकप्रियता से जलने लगा और वही आगे चलकर डेमन किंग बन गया। उसने भी कॉमेडियन की तरह मशहूर होने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उसके जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिरकार दोनों के बीच एक कॉमेडी बैटल हुई जहां दोनों अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कपल्स को किस करते हुए देख रहे थे। पूरा दर्शक वर्ग उनकी लड़ाई को खूब एंजॉय कर रहा था और दोनों बराबरी पर लग रहे थे। लेकिन तभी कॉमेडियन अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करता है और डेमन किंग को हरा देता है। देवी हैरानी से पूछती है कि उसे वो तकनीक दिखाई क्यों नहीं दी। जैक बताता है कि उसे देखने के लिए लिमिटेड एडिशन बॉक्स चाहिए। फिर वो ये भी बताता है कि उस कॉमेडियन ने दुनिया में शांति तो ला दी, लेकिन जिस कपल को उसने काम पर रखा था उनका ब्रेकअप हो गया। कारण ये था कि लड़के ने किमची खाने के बाद अपने दांत साफ नहीं किए थे। इसके बाद पूरी दुनिया में एक अफवाह फैल गई कि जो भी कपल पब्लिक में रोमांस करेगा उनका रिश्ता टूट जाएगा और आखिरकार जैक की भी मौत हो जाती है। वो देवी को लिमिटेड एडिशन बॉक्स और एक बोनस आइटम देता है। फिर दोनों मिलकर कॉमेडियन की अंतिम तकनीक देखते हैं, लेकिन तभी हमें एक भगवान
दिखाई देता है जो छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसे जैक और देवी में काफी दिलचस्पी आ गई है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।